हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 100 अति महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सभी जितने भी पॉइंट हैं, ये वन लाइनर पॉइंट है। इन ये सभी किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए हुए हैं, और इससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आपका एग्जाम में हेल्प जरूर होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीपी, एसआई, एसएससी और जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, उन सभी टीचिंग एग्जाम जैसे यूपी टेट, सुपर टेट और बिहार में बीपीएससी का जो अभी एग्जाम चल रहा है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। आखेडक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पे क्या होता, यहाँ उन्हें धूप, बारिश और हवाओं से राहत मिलती थी। क्या मिलती थी? धूप, बारिश और हवाओं से उनको क्या मिलती थी? राहत मिलती थी। घास वाले मैदान का विकास कब हुआ था? तो घास वाले मैदान का विकास कब हुआ था? तो 12,000 साल पहले हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करते थे। आज उन्हें उन्हें हम क्या उन्हें कैसे जानते हैं? तो शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अगला है भीमबेटका, हुसांगी एवं कुरनाल गुफाएं भारत में ऐसे पुरा स्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण मिला है। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। लगभग 12,000 साल पहले जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए तथा घास के मैदान बने, वह कौन सा काल है? तो मध्य पाषाण युग है। मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग है। अगला है हुसांगी पुरा स्थल में औजार बनाए जाते थे। किस धातु के? चूना पत्थर के। अगला है अगला है वह युग जिसमें आरंभिक मानव खेती के शुरुआत पर भोजन उत्पादन बना। उनका भोजन उत्पादक बना तो किस युग में बना? तो नवपाषाण युग में बना। अगला है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ता के बाद कौन सा जानवर आता है? तो भेड़ और बकरी आते हैं। अगला है कोल्डिहवा पुरा स्थलों में चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यह पुरा स्थल कहाँ है? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। वह पुरा स्थल जिसमें राख के अवशेष मिले, वह कहाँ है? तो कुरनूल गुफा है, वहीं पे मिला है। राख के अवशेष मिले हैं। जहां लोग पत्थरों की से औजार बनाते थे, उन स्थलों को क्या कहा जाता था? तो उद्योग स्थल कहा जाता था। वह सभ्यता जिसमें बड़ी बड़ी सड़कों की जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थी, वह कौन सा समय था? कौन सी सभ्यता थी? तो सैंधव सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सैंधव सभ्यता थी। अगला है वह सभ्यता जिसमें संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था, वह कौन सी सभ्यता थी? तो सैंधव सभ्यता थी। अगला है नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़कों के किनारे एक और सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। वह कौन सी सभ्यता में बनाए जाते थे? तो सैंधव सभ्यता में बनाए जाते थे। अनाज के प्रयोग का साक्ष्य कब मिला है? किस सभ्यता में मिला है? तो सैंधव सभ्यता में प्राप्त हुआ है। अगला है वह हड़प्पा कालीन पुरा स्थल जो हरियाणा में स्थित है, वह कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। हड़प्पा कालीन पुरा स्थल लोथल में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। यह संभवतः कैसे हैं? तो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया था। अगला है वह सभ्यता कौन सी है जिनके जिनके भग्नावशेष
से प्राप्त चलता है कि शहरों के लोग विलासिता से पूर्ण जीवन जीते थे। तो किस सभ्यता में? तो सैंधव सभ्यता में। अगला है मातृ प्रधान समाज कौन सा था? तो सैंधव समाज मातृ प्रधान सभ्यता था। अगला है भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व किस सभ्यता में थी? तो सैंधव सभ्यता में थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती का शुरुआत कब हुआ? लगभग 8000 साल पहले हुआ। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जूते हुए खेत के साक्ष कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। अगला है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से किससे प्राप्त होती है? तो मोहरों से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा में प्राप्त हुए हैं। अगला है हड़प्पा कालीन पुरास्थल धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वह सभ्यता जिसमें कृषक, शिल्पकार, मजदूर, सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी, शिक्षित वर्ग भी थे, वह कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता थी। अगला है लोग सूती एवं यूनी वस्त्रों का प्रयोग किस सभ्यता में करते थे? तो हड़प्पा की सभ्यता में करते थे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ क्या संकेत देता है? तो दास प्रथा की संकेत देता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास जिस काल से संबंधित है वह काल कौन सा है? तो आद्य ऐतिहासिक काल है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु नदी के तट पर कौन सा सभ्यता स्थित थी? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता स्थित थी। घग्गर नदी के तट पे कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा। हिंडन नदी के तट पे कौन सी सभ्यता थी? तो आलिमगीरपुर थी। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई थी कब? लगभग 3900 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की वजह क्या थी? तो प्राकृतिक आपदाएं थी। वह संस्कृति जिसके लोग मानव तथा पशुओं तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। किस किस में? मानव रूप, पशु रूप और वृक्ष तीनों रूप में भगवान की उपासना करते थे। वह कौन सी संस्कृति थी? तो हड़प्पा की संस्कृति थी। अगला है मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 साल पहले गांव में रहना आरंभ किया। वह क्षेत्र कौन से थे? तो सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियां थी। अगला है आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का क्या कारण था? तो एक स्थान पर रहने पे संसाधनों की कमी हो जाती थी, इस कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अगला है प्राचीन इतिहास में सबसे लंबा काल या युग कौन सा है? तो पूरा पाषाण युग है। अगला है किस जगह किस प्राचीन शैल चित्रकला में मिला है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश मिला है। कहाँ शैल चित्रकला मिला है? प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिला है? तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिला है। हड़प्पा का स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है। चिरांद जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अगला है कोल्डियवा जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र लोथल मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। वह स्थान जहां पर मृतकों को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, वह स्थान कौन सा है? तो इनाम गांव है। पूरा स्थल है, पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका है। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम कौन सा है? तो है पैलियोथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। तो ये सब क्या है? इतिहास के सही समय या कालक्रम है। अगला है चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण एशिया में। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण कब हुआ था? तो 25
100 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक या अवाचनीय थी। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे लोहे का। हड़प्पा सभ्यता का संबंध विदेशी सभ्यता से था, बेबीलोनिया का। सिंधु सभ्यता का वह स्थान जिसकी खुदाई सर्वप्रथम हुई थी, वह क्या कौन था? हड़प्पा। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। इन कारणों में से एक कारण क्या था? तो जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। वह हड़प्पा कालीन इमारत जिसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा, वह क्या था? तो बृहद स्नानागार था। वह सैंधव स्थल जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, वह कौन सा है? कालीबंगा है। आर्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आर्य शब्द का तात्पर्य है श्रेष्ठ, उच्च कुल में जन्मा। अगला है, वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि वे वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। प्राचीन में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो 3500 साल पहले हुई थी। विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद कितने भागों में विभक्त है? तो 10 मंडलों में विभक्त है। अस्तो माँ सदगमया वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। वह ग्रंथ जिसकी भाषा गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, वह कौन सा है? तो यजुर्वेद है। जंगलों में ऋषियों के द्वारा किसकी रचना की गई? तो अरण्यक की रचना की गई। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था कौन सी थी? तो सभा अभिजात और श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में राजा की राजकाज में सहायता कौन करता था? तो पुरोहित करते थे। अगला है, महिलाओं को उचित स्थान किस समाज से प्राप्त था? तो ऋग्वैदिक समाज में प्राप्त था। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था आधारित थी। किस पे आधारित थी? तो कृषि व पशुपालन पे आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो लोहे का प्रयोग व चित्रित धूसर भांड था। अगला है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? तो इंद्र मुख्य देवता थे। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का स्थान किसे प्राप्त था? तो प्रजापति को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। वह महापाषाणिक स्थल जहां से व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके व शंख प्राप्त हुए थे, वह कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी है। अगला है, इनाम गांव महापाषाणिक पुरास्थल में मृतकों को दफनाते समय उनका सिर किस दिशा में रहता था? तो उत्तर दिशा की ओर रहता था। अगला है, उत्तर वैदिक कालीन में समाज किस पर आधारित थी? तो धर्म कांडों और कर्म कांडों पर आधारित थी। अगला है, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद कैसा था? तो वंशानुगत था। उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक काल में लिए जाने वाला कर का उपज का कितना प्रतिशत होता था? तो 1/6 भाग होता था। उत्तर वैदिक काल में नए फसल जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पे शुरू हुआ था, वह कौन सा फसल था? तो ब्राही चावल था। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का वर्णन मिलता है, जो श्रेष्ठी श्रेणी का होता था प्रधान व्यापारी। एक संगीतमय वेद किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। अगला है, महापाषाण कब्रों में गोलाकार लगाए गए बड़े पत्थर किस लिए थे? तो चिन्हों के काम करते थे। चिन्हों का काम करते थे। अगला है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितने बार आया है? तो गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। अगला है, स्कंद पुराण में नैनीताल झील को किस नाम से जाना जाता था? तो त्रिऋषि सरोवर के नाम से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो
मंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है 3 देवता जो ऋग्वेद काल में विशेषकर प्रमुख थे, वह कौन थे? अग्नि, इंद्र और तथा सोम देवता। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, उसे वह कौन सा हिस्सा है, वह उसे क्या कहते हैं? उस भाषा परिवार को क्या कहते हैं? तो भारत यूरोपीय या भारोपीय कहते हैं। भारतीय आर्य समूह की भाषा को सबसे अधिक लोग बोलते थे भारत में। महाभारत के लेखक कौन थे? तो वेद व्यास। वह वेद जो आंशिक रूप से गद्य में है, वह वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। अगला है संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़न और शोषित करता है, वह कहलाता है पितृ सत्तात्मक। वेद की संख्या कितनी है? तो 4। महाभारत का एक भाग है, कौन सा? गीता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। वेदांकों की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेद किसने लिखा था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास लिखे थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 अष्टादश है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर साहनी ने की थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव हैं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में। बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? तो लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।